नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बात करेंगे झारखंड की। झारखंड सरकार पर सरकारी नौकरी घोटाले का आरोप लगा है। यह आरोप भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने लगाया है। उन्होंने कहा है कि घोटाले और भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात हेमंत सोरेन सरकार ने बेरोजगारों को नया तोहफा दिया है। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद जेएलकेएम और बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है, वो आपको सुनाते हैं। देखिए, बाबूलाल मरांडी जी भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं। निश्चित तौर पर उन्होंने ये मुद्दा उठाया है और इस मामले पर हम लोग भी उनके साथ हैं। और हमको लग रहा है कि इस पूरे मामले पर कि अगर सरकारी नौकरियां जो वैकेंसी जो है, अगर उसकी आहर्ता में अगर उसके जो डाटा है उनमें अगर हेर फेर अगर हुआ है और अगर नौकरियों को कम बता करके अगर दिखाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि ये गंभीर विषय है। सरकार को इस पे व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए, एक श्वेत पत्र जारी करके इस स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए कि सरकारी स्तर पर झारखंड के अंदर जो झारखंड सरकार के विभिन्न विभाग है उनके अंदर जो वैकेंट पोस्ट है उसको लेकर के एक व्हाइट पेपर सरकार की तरफ से जारी करना चाहिए। बाबूलाल मरांडी जी के इस आरोप का पार्टी समर्थन करती है और सरकार से व्हाइट पेपर की डिमांड करती है, क्योंकि युवाओं से जुड़ा हुआ ये गंभीर विषय है। जहां युवा आज रोजगार के लिए तरस रहा है, रोजगार के लिए भटक रहा है, परीक्षा में पेपर लीक हो रहा है, घोटाले हो रहे हैं, ऐसे हालात में नौकरी के जो अवसर है उनके आंकड़ों में हेरफेर पार्टी को स्वीकार नहीं। और जो झारखंड के शिक्षित बेरोजगार है उनके साथ धोखाधड़ी है। हम लोग भी निश्चित तौर पर बीजेपी के इस डिमांड में अपनी सहमति जताते हैं, सरकार से व्हाइट पेपर की डिमांड करते हैं। नियुक्तियां कम हो गई है, ऐसा कल आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष जी ने प्रेस किया है और जिसमें बताया है कि किस तरह से रिक्त पदों में घपले किए गए। जो पहले रिक्त पदों की संख्या जो थी वो रिक्त पद अब आधे के करीब हो गए। भाई ये कैसे हुआ है, तो भाई राज्य की सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि पद रिक्त है तो रिक्त है। आप उसके बदले में कोई भी परमानेंट जॉब जो है, नेचर जो है, जो आपके कार्यकुशलता को बढ़ाती है या फिर जो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, किसी विभाग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसमें सहायक होती है, वो पद तो अस्थायी पद होते हैं। और अस्थायी पद में जब तक आप लोगों का नियुक्ति नहीं करेंगे तब तक आप वो लक्ष्य को उस गुणवत्ता के साथ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में आप क्या कर रहे हैं? अभी जो हालात है जिलों की, एक एक पदाधिकारी के पास 4-4, 5-5 विभाग का अतिरिक्त प्रभार है। तो ये साफ दिखता है कि लाखों जो है रिक्तियां हैं और उन रिक्तियों को कम दिखाने के पीछे इनका मंशा ही होगा कि भाई ये नियुक्तियां नहीं करना चाहते हैं, राज्य के युवाओं को नौकरी नहीं देना चाहते हैं। जिस सरकार ने अपने चुनाव में 10 लाख लोगों को रोजगार देने का वायदा किया है, वो अगर रिक्तियों में घोटाला करते हैं तो साफ जानिए कि आने वाले समय में ये क्या करने वाले हैं। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में तमाम पार्टियां जो हैं बिहार में वो तैयारी कर रही है। इस बीच आरजेडी की सांसद मीसा भारती का बयान सामने आया है और उन्होंने आरजेडी और इंडिया गठबंधन को लेकर के अपनी बातों को रखा है और कहा है कि ये गठबंधन जनता के साथ खड़ी है। देखिए, आगामी बिहार विधानसभा है और जो राष्ट्रीय जनता दल है और इंडिया गठबंधन है वो जनता के साथ खड़ी है। जनता के हर एक मुद्दों पर कदम से कदम मिलाकर के उनके साथ है, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा है। एक तरफ आप देखिए कि तेजस्वी को 17 महीने की सरकार में मौका मिला था, तो उन्होंने जो वादा किया था इस प्रदेश की जनता से कि अगर आप उनको मौका देते हैं तो वो सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे, उन्होंने करके दिखाया। उसी थके हारे मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र बंटवाने का काम किया। दूसरी ओर देखिए, अभी स्मार्ट मीटर की बात जहां चल रही है, हम लोग ने वादा किया है कि हमारी सरकार को मौका मिलता है और जो कि मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे मौका हमारी सरकार हमारी बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी तो हम 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने जा रहे हैं। जो ये सरकार आज 400 रुपए वृद्धा पेंशन दे रही है उसको बढ़ा करके हम लोग 1500 रुपए करने जा रहे हैं। जो गैस सिलेंडर आज 1200 रुपए का ये सरकार दे रही है उसको हम लोग 500 रुपए करने का जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात हमारी जो माई बहन मान योजना जो है, सम्मान योजना है, इसमें हम लोग महिलाओं को 2500 रुपए सहायता राशि देंगे जो अपने छोटे मोटे काम को वो कर सके। तो हम लोग, और जो आप देखिए किस तरह से प्रश्न पत्र लीक होते हैं, किस तरह से छात्र अगर अपनी मांग को रखते हैं तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती है। ठंड के दिन में, कड़ाके की ठंड में ना तो महिला देखा जाता है ना पुरुष देखा जाता है, उन पर ठंडे पानी की बौछार की जाती है। तो ये सब चीजें बंद होगी और जनता की सरकार होगी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि 225 से अधिक हम सीट जीतेंगे बिहार में। हाँ, तो मशीन सेट कर रहे होंगे, सेट करवा रहे होंगे, लेकिन जनता भी बिहार की सेट है।
वो इधर उधर कहीं वोट नहीं देने जा रही है, वो सारा वोट इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने का काम करेगी। वहीं मध्य प्रदेश पहुंचे राहुल गांधी ने जब आज कार्यक्रम में शामिल हुए तो इस दौरान उन्होंने अपने इस कार्यक्रम में संविधान को लेकर के और संविधान की रक्षा को लेकर के अपनी बातों को रखा और साथ ही बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला बोला। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो संविधान को मानती है और इसके लिए लड़ रही है, और दूसरी तरफ आरएसएस बीजेपी जो इस संविधान के खिलाफ हैं, अंबेडकर जी गांधी जी के संविधान के खिलाफ हैं, इसको कमजोर करते हैं और इसको खत्म करना चाहते हैं। ये लड़ाई चल रही है। ये जो संविधान है ये सिर्फ एक किताब नहीं है, इसमें हिंदुस्तान की हजारों साल पुरानी सोच है। अंबेडकर जी, महात्मा गांधी जी, बुद्ध भगवान, बसवना जी, फूले जी, नारायण गुरु जी, हिंदुस्तान के जो महापुरुष हैं, उनकी सोच और उनकी आवाज इस संविधान में है। कुछ दिन पहले आरएसएस के नेता मोहन भगवत ने कहा कि हिंदुस्तान को 15 अगस्त 1947 में आजादी नहीं मिली, वो झूठी आजादी थी, सच्ची आजादी मोदी जी के आने के बाद मिली। भाइयों और बहनों, ये सीधा संविधान पर आक्रमण है। इन्होंने पहले लोकसभा से पहले संविधान को रद्द करने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि 400 पार हमारी सीटें आएंगी और जब सीटें आएंगी हम संविधान को खत्म कर देंगे, बदल देंगे। उनके सामने इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई, हमारे कार्यकर्ता खड़े हुए और लोकसभा में 400 पार छोड़ो, लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी को इस पर मत्था टेकना पड़ा था। जब वो अंदर घुसे थे, मत्था टेक कर घुसे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को महाकुंभ पहुंचे और उन्होंने भी डुबकी लगाई। उनके साथ सीएम योगी, जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी और योग गुरु बाबा रामदेव ने भी संगम में स्नान किया। इस दौरान योगी और संतों ने शाह पर पानी डाला। करीब 10 मिनट तक संगम स्नान किया सभी ने। शाह को संतों ने मंत्रोच्चारण के बीच आचमन कराया। इस दौरान सीएम योगी ने रामदेव के साथ योग किया। स्नान के बाद शाह ने संगम पर परिवार के साथ पूजा की और इसके बाद शाह अक्षय वट पहुंचे। यहां से स्वामी अवधेशानंद के आश्रम में पहुंचे और भोजन किया। शाह के साथ उनके बेटे जय शाह भी परिवार के साथ मौजूद रहे। शाह का विमान सुबह 11:30 बजे बमरौली एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक ने उनका स्वागत किया। शाह वहां से बीएसएफ हेलीकॉप्टर से दिल्ली पब्लिक स्कूल पहुंचे, फिर कार से अरेल घाट गए, स्टीमर से वीआईपी घाट पहुंचे और इस दौरान सीएम योगी और संत भी उनके साथ रहे। शाह ने पक्षियों को दाना भी खिलाया। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और योग गुरु बाबा रामदेव ने भी प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर पवित्र स्नान किया। अभी केंद्रीय गृह मंत्री के साथ पवित्र स्नान कर काफी खुश भी नजर आए और इस दौरान उन्होंने अमित शाह की भी सराहना की। अमित शाह जी हमारे सनातन धर्म के गौरव हैं और ये महाकुंभ पर्व ये हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा अनुष्ठान है, जहां पर सारी दैवी शक्तियों के आशीषों से अभिषिक्त होके अपने व्यवहारिक और पारमार्थिक जीवन को हम पुण्यों से आप्लावित करते हैं। तो ये सनातन युग का गौरव काल है और ऐसे इस गौरव काल में जब सारे ब्रह्मांड से
एक दिव्य अमृत वृष्टि हो रही है इस प्रयागराज में। इसमें देश के गृह मंत्री आकर के जब यहाँ के जल से अभिषिक्त होते हैं तो यहाँ हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य बन गया है, पहला ऐसा राज्य बन गया है भारत में जहां पर यूसीसी जो है वो लागू हो गया है। यानी कि आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी के नियमों और पोर्टलों का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने अपनी बातों को भी रखा। निश्चित रूप से देखिए, ये सरलीकरण भी है और लोगों के लिए एक आसान रास्ता भी है। इसमें पोर्टल भी बनाया गया है और अभी इसकी शुरुआत हुई है। आगे चल के जो लोगों के लिए और सुविधाजनक हो और आसान हो, हम उसको निरंतरता से आगे बढ़ाते रहेंगे, आगे वो काम करते रहेंगे, जिससे लोगों को जो है हर काम करने में अपने घर से ही जो है उनके संपन्न हो पाए। यूसीसी दिवस मनाया जाएगा, आपने ये भी घोषणा की है। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है और जो देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने जिस काम के लिए हमको सरकार में वो लेकर आए, हमें आशीर्वाद दिया और आज के दिन ये लागू हो रहा है, इसलिए इसको समान नागरिक संहिता दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा। उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया गया है, जिसके बाद से हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज जो है उन्होंने खुशी जाहिर की और साथ ही राज्य सरकार को बधाई दी है। उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी लागू किया है, ये बहुत ही प्रशंसनीय कदम है। एक देश एक कानून होना चाहिए। शुरू की सरकारें जो अपीजमेंट करती रही, जिस कारण से ये नहीं हुआ हो, ये पहले दिन से ही हो जाना चाहिए। एक देश एक कानून। बीजेपी सांसद अरुण गोविल आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने महाकुंभ में डुबकी लगाई और साथ ही महाकुंभ को लेकर के अपनी बातों को भी रखा। कुंभ के बारे में कुंभ हमारी आस्था का महायज्ञ है। 144 साल बाद ये संयोग आया है। यूं तो हर 12 वर्ष बाद आता है, लेकिन इस बार का जो संयोग है वो अनोखा है। जीवन में एक बार व्यक्ति इसको देख सकता है, इसमें स्नान कर सकता है। और आज हमें अमृत त्रिवेणी का जो संगम, त्रिवेणी जो है उसका जो जल है वो अमृत के समान है। तो आज अमृत में स्नान करने का मौका मिलेगा। बहुत सौभाग्यशाली हैं हम। पहले सर बुजुर्गों के लिए कुंभ बताया गया था, आज तो नौजवानों से पहले कुंभ नहीं, ऐसा तो नहीं था कि वृद्धों के लिए था कुंभ, ऐसी बात नहीं है। पर अब जो इसमें यूथ जो अग्रसर हुआ है वो बहुत अच्छा संकेत है कि धर्म और अध्यात्म की तरफ जो यूथ है वो जुड़ना चाहता है, उसको जानना चाहता है। कुछ पार्टी के नेता है सर, पहले कुंभ बोलते हैं, बाद में चुपचाप आगे डुबकी लगा के चले जाते। देखिए, ऐसा है कि वो उनकी राजनीतिक मजबूरी हो सकती है कि उन्हें बोलना पड़ता है। विपक्ष है तो पक्ष में तो नहीं बोल पाएंगे ना, तो इसलिए कुछ न कुछ कहना होता है। पर धर्म से वो भी जुड़े हैं, अध्यात्म से वो भी जुड़े हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए वो चुपचाप डुबकी लगाकर चले जाते हैं। थैंक यू। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करियप्पा परेड ग्राउंड में वार्षिक एनसीसी पीएम रैली में शामिल हुए। बता दें कि कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे और साथ ही केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी इस दौरान मौजूद रहे। वहीं इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद पीएम मोदी ने जनसभा को भी संबोधित किया। 75 वर्षों के गणतंत्र में भारत के संविधान ने हर समय देश को लोकतांत्रिक प्रेरणा दी, नागरिक कर्तव्यों का महत्व समझाया। इसी तरह एनसीसी ने भी हर समय भारत के नौजवानों को राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा दी और उन्हें अनुशासन का महत्व समझाया। मुझे संतोष है कि बीते सालों में एनसीसी के दायरे और दायित्व दोनों को बढ़ाने के लिए सरकार ने बहुत काम किया है। हमारे जो बॉर्डर के इलाके हैं, जो समंदर की सीमा से सटे जिले हैं, वहां एनसीसी का विस्तार किया गया है। आज देश के 170 से ज्यादा बॉर्डर तालुका और करीब करीब
100 कोस्टल तालुका में एनसीसी पहुंच चुकी है। मैं तीनों सेनाओं को भी बधाई दूंगा। आपने इन जिलों के युवा एनसीसी कैडेट्स को विशेष रूप से ट्रेन करने का जिम्मा उठाया। इसका फायदा आज बॉर्डर किनारे पर रहने वाले हजारों युवाओं को हुआ है। एनसीसी में रिफॉर्म का परिणाम हम कैडेट्स की संख्या में भी देख रहे हैं। 2014 में एनसीसी कैडेट्स की संख्या करीब 14 लाख थी। आज ये संख्या 20 लाख तक पहुंच गई है। ये गर्व की बात है कि इसमें 8 लाख से ज्यादा गर्ल क्रेडिट है, हमारी बेटियां हैं। आज हमारे एनसीसी कैडेट्स डिजास्टर मैनेजमेंट में अहम भूमिका निभा रहे हैं। स्पोर्ट्स की दुनिया में भी एनसीसी कैडेट्स अपना परचम लहरा रहे हैं। मुझे गर्व है कि एनसीसी दुनिया का लार्जेस्ट यूनिफॉर्म यूथ ऑर्गेनाइजेशन है। साथियों, आप 21वीं सदी में भारत के विकास को, दुनिया के विकास को निर्धारित करने वाले हैं। भारत के युवा सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि फोर्स फॉर ग्लोबल गुड है। आज दुनिया इस बात को मान रही है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और इस बीच यमुना के पानी को लेकर के भी हंगामा मचा हुआ है। और अगर हम अरविंद केजरीवाल की बात करें तो अरविंद केजरीवाल ने यमुना की नदी को जहरीला किए जाने का आरोप बीजेपी की हरियाणा सरकार पर लगाया है, जिसको लेकर के अब राजनीति जो है चरम पर पहुंच गई है। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी हरकत की है जो शायद दुनिया के इतिहास में कभी नहीं की गई होगी। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। हरियाणा में यमुना के रास्ते पीने का पानी आता है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भला हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर न जाने कितने लोगों की मौत हो जाती। एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर अगर ये पानी जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है, इसके अंदर उन्होंने ऐसा जहर मिला के भेजा है जिसका दिल्ली में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसमें भी उसकी सफाई नहीं हो सकती। और इसकी वजह से लगभग 1/3 दिल्ली के अंदर पीने के पानी की कमी हो गई है। मैं दिल्ली के लोगों को ये कहना चाहता हूं कि इस किस्म की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और ये बहुत गंदी राजनीति है। ऐसे तो कोई 2 दुश्मन देश होते हैं, उनके देखा गया था कि अमेरिका ने जापान के अंदर नागासाकी और हिरोशिमा में न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया था। कहीं 2 देशों के युद्ध में बायोलॉजिकल वेपन्स फेंक दिए जाते हैं। कहीं 2 देशों के युद्ध के अंदर पानी में जहर मिला के वहां पे जाने वाली नदी में डाल दिया जाता है। इस तरह से तो 2 देशों के युद्ध के अंदर हम लोगों ने इस तरह के काम देखे थे। लेकिन आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है,
दिल्ली, ताकि दिल्ली के अंदर अफरा तफरी मच जाए, दिल्ली के लोग मर जाएं और उसका ब्लेम आम आदमी पार्टी पे आ जाए। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं, इतना मत गिरिए, इस हद तक मत करिए। दिल्ली के, आप दिल्ली वालों को पराया समझते होगे, हम दिल्ली वालों को अपना समझते हैं। दिल्ली हमारे परिवार का हिस्सा है। मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं और कोई भी आपके ऊपर किसी भी तरह की अड़चन नहीं आने दूंगा और आप निश्चिंत रहिए। कोई बातचीत हुई सरकार से, हरियाणा सरकार से? अभी आतिशी जी और भगवंत मान जी ने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी है और बहुत ही अर्जेंट बेसिस पे उनसे मिलने का टाइम मांगा है। मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव आयोग इसमें तुरंत इंटरवीन करेगा और दिल्ली की जनता को इतनी बड़ी त्रासदी से तुरंत मुक्ति दिलाएगा। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।